नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। चूँकि आपने अजीजुन निसा सन 57 का किस्सा पे नाटक आपने मंचन किया है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ सवाल है मेरे आपसे जी। तो प्लीज़ सर आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से सवालों का जवाब प्लीज़ दीजिएगा सर। सर पहला कि इसकी विषय वस्तु कथ्य क्या है इस नाटक का? देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था 1857 जी, तो इसकी पृष्ठभूमि जो है स्वतंत्रता आंदोलन, और सेकंड पार्ट इसके टाइटल में है, नाम है अजीजुन निसा। तो अजीजुन निसा का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान शायद जहाँ तक हम लोगों की दृष्टि नहीं जाती, जहाँ तक हम सोचते नहीं हैं, अजीजुन निसा एक तवाइफ थी। पहली चीज़ में तवाइफ और वैश्या में फ़र्क जो है वो बता दूँ। जी 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 कि वैश्या नहीं थी, तवाइफ थी। सर तवाइफ में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि ये तवाइफ जो है एक कलाकारा के रूप में जाती है। ओके। कलाकार होते हैं जो कि नृत्य और गायन से अपनी जीविका चलाते हैं। और ये वो ज़माना था जिस ज़माने में बड़े घर के बच्चों को सही शिक्षा के लिए, तहजीब जिसे कहते हैं, जी जी जी, संस्कार जिसे कहते हैं, उसके लिए तवाइफों के पास भेजा जाता था। ये एक मतलब तथ्य है। तो ये ख़ास तौर से मैं जिक्र इसलिए किया कि तवाइफ नाम आते ही लोगों का दिमाग कहीं और चलने लगता है। जी। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में पहले लखनऊ में शायद इनकी पैदाइश है, और उसके बाद ये जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनका गायन की तरफ, नृत्य की तरफ रुझान था। लेकिन सुंदर इतनी थी कि उनको देखकर वही जो वैश्या समझने वाली चीज़ें हैं, उस तरह के प्रेशर उनके ऊपर आने लगे थे। तो उनने लखनऊ से कूच किया और कानपुर में आके सेटल हो गए। और उसके बाद इनके यहाँ काफ़ी अंग्रेज़, काफ़ी जो थे अंग्रेज़ अधिकारी गाना सुनने आते थे, और वो ये चाहते थे कि ये उनके लिए काम करें, क्योंकि इनके पास सिपाही भी गाना सुनने आते थे, सिपाही जो क्रांतिकारी सिपाही, लेकिन उन्होंने उसके लिए कभी तैयार हुई नहीं। आगे ये नाना साहब के संपर्क में हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में बाकायदा इनने शिरकत की। तो इसकी कथा वस्तु का आखिरी पड़ाव क्या है सर? आखिरी पड़ाव तो स्वतंत्रता आंदोलन में ज़्यादातर का वही है। इनकी क्या भूमिका रही थी सर? हाँ, इनकी भूमिका बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही है। ये अंग्रेज़ों की छावनी में जाने लगी और कई बार तो अपने ओरिजिनल रूप में गई हैं, और वहाँ से जो सूचनाएं मिलती थी वो नाना साहब तक पहुँचाती थी। तो मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि गुप्तचर वाली जी। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रही। बाद में बाकायदा इन्हें अपने हाथ में भी बंदूक उठाई है और अंग्रेज़ों का सामना किया है। कई अंग्रेज़ों को इन्हें मारा है। जी। तो आखिरी पड़ाव तो वही है कि जो लास्ट में माफ़ी के लिए प्रेशर, जिसको मना किया, मना करने पे जो होता था मतलब वही इनके साथ हुआ। मतलब इनकी हत्या कर दी गई। वही। जी सर। वैसे सर इसकी प्रस्तुति की शैली आपने क्या अपनाई है जो मंचन किया था? देखिए, इसको मतलब रियलिस्टिक फॉर्म नहीं कह सकते हैं, रियलिस्टिक में, क्योंकि और चूँकि बेसिकली तवाइफ थी तो आलेख के अंदर, जी सर, आलेख के अंदर एक
संगीत का बहुत ज़्यादा कहीं पर जिक्र नहीं है जी और मैंने इसको संगीत में बनाने की कोशिश की बाकायदा। मतलब मेरी शुरुआत ही जो है एक डॉक्टर अशफाक अशर भोपाल में एक शायर हैं, उनसे मैंने कुछ गज़लें लिखवाई थी और राजीव सिंह हमारे जो इसके संगीत निर्देशक ने से कंपोज किया था। तो कई गीत हमने गज़लें जो हैं जी उनका इस्तेमाल किया है। तो खुद इनके ऊपर अंग्रेज़ जो इनके प्रेमी जो हुए थे वो बैठे हैं, गीत सुनने आए हैं, इनका नृत्य चल रहा है। फिर इसके बाद इनका दूसरा पार्ट कि इनने खुद भी कई शागिर्द या शिष्याएँ जो थी उनको सिखा रही हैं। तो इस तरह से इसको म्यूज़िकल मतलब आपने सर इसको म्यूज़िकल ज़्यादा बनाने का कोशिश किया और संवाद कम है म्यूज़िकल ज़्यादा है नहीं आपका? नहीं दोनों संवाद हाँ संवाद है बराबर है, लेकिन जो एक थी रियलिस्टिक होने के बावजूद इसमें म्यूज़िक उतना नहीं जैसा दिखता है आले का अगर अकेला पड़े अपन तो। जी तो वो मैंने उसको अच्छा सर, मंच की परिकल्पना आपने कैसे की? मंच का सेट डिज़ाइन किया था सर? सेट डिज़ाइन क्या क्या चीज़ें प्रयुक्त हुई थी? देखिए सेट के साथ जब हम पीरियड प्ले जैसे कहें ऐतिहासिक ही इसको हम कह सकते हैं। ऐतिहासिक इसलिए कि ये एक पर्टिकुलर समय की कहानी है। तो ऐतिहासिक नाटकों में हमें रियलिज्म के पास बहुत ज़्यादा उस समय क्या चलता रहा होगा इस पे रिसर्च करना, क्योंकि इनमें लिखते वक्त मैंने एक बाद में जब शो तो कर चुका उसके बहुत बाद में मैंने देखा कि त्रिपुरारी जी ने इसको लिखने के लिए बहुत रिसर्च किया। बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने इस नाटक को लिखा है। डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली अभी 3 साल पहले देखी शायद मैंने, जबकि मेरा शो 2009 में हुआ था, पहला जो था 2009 में भारत भवन। हाँ तो ये मतलब आप 3 साल पहले जब डॉक्यूमेंट्री देखी तब समझ में आया कि इनने बाकायदा कानपुर भी गई हैं, लखनऊ विज़िट करी है और अजीज़ के बारे में जानने की कोशिश की, तब कहीं जाके नाटक मतलब सिर्फ फिक्शन इसे नहीं कह सकते हम, एक सच्ची उसके ऊपर शोधपरक जिसे आलेख का है वो है। सर इसमें तो जैसे स्टेज की आप बात कर रहे थे, तो स्टेज में जैसे तवाइफ का घर है तो उस ज़माने के जो पर्दे का एक ख़ास चलन था, जो डांस कर रहे हैं उसके बाद भी तो हमने वो चिक जो कहलाती है एक शायद आप जानते होंगे। जी जानते हैं। चिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जहाँ पे कुछ की चीज़ है और जहाँ पर अंग्रेज़ों की छावनी की बात है तो सिंबॉलिक तरह से उनके फ्लैग्स जो हैं उनका इस्तेमाल सांकेतिक रूप से करके वो है। कास्ट्यूम पे विशेष शायद आपने थोड़ी सी क्लिपिंग में देखा भी होगा, कास्ट्यूम पे बहुत ज़्यादा मतलब विशेष समय अनुसार उसको करने की कोशिश की। सर और सिंबॉलिक रूप से और क्या चीज़ों का प्रयोग हुआ है? हाँ देखिए इन जगहों पे जैसे उस वक्त के मुरादाबादी पानदान है। अच्छा मुरादाबादी पानदान, हुक्का है, उसी के साथ वो पीकदान जो कहलाता था, जो उस वक्त के बटुए हैं, बटुए पीकदान पानदान, पानदान हुक्का। फिर चलिए तो जो अंग्रेज़ों का पार्ट है उसमें उस वक्त के साथ की जो बंदूकें थी उस तरह की आर्टिफिशियल बंदूकें बनवाने की कोशिश की थी। ओके। एक रिसर्च के हिसाब से जिस हिसाब से वो जो भारतीय सिपाही उनके यहाँ हुआ करते थे जी, उनको कई बार वो अलग तरह की टोपी देते थे। ओके। हाँ वो खुद जो उनके अंग्रेज सिपाही थे वो अलग तरह की टोपी लगाते थे और भारतीय सिपाहियों को अलग तरह की, तो उस तरह की टोपियों का इस्तेमाल। ओके सर।
चरित्रांकन, सर चरित्र को आपने कैसे प्रेजेंट किया है? जो नाटक में जैसे त्रिपुरारी शर्मा जी ने जैसे करेक्टर को स्केच किया, क्या वैसे स्केच किया कि कुछ नया दिखाने की कोशिश की? देखिए, मैं बेसिकली मैं भी लेखक भी हूँ जी और मेरी ये कोशिश होती है हम्म, जो लेखक ने लिखा है जी और अगर बहुत रिसर्च वाली चीज़ के बारे में है हम्म, तो उसको उभारने की कोशिश तो की जा सकती है। उसमें बदलाव न्याय संगत मुझे कभी नहीं लगता। ओके ना तर्क संगत है ना न्याय संगत है। तो उस कैरेक्टर को उभारने के लिए उसके बारे में मैं इससे हट के ज़रा सी बात आप करूँगा हाँ कि मैंने अभी पिछले इसके बाद एक मैथोलॉजिकल प्ले किया है मैंने, मत्स्यगंधा। जी 2012 से उसके शो चल रहे हैं, अभी भी ये चल रहा है। तो उसके अंदर एक ऋषि पराशर का एक कैरेक्टर आता है हम्म, और ऋषि पराशर के बारे में जब मैंने जानकारी लेनी चाहिए तो मुझे बहुत आसानी से मिल नहीं रही थी। जी मैंने बहुत छानबीन करी, बहुत पढ़ा, तब कहीं जाके पता चला कि ये साउथ के एक ऋषि हैं और महर्षि जो व्यास थे उनके पिता हैं और बहुत मतलब क्रूर थे लेकिन बहुत तेजस्वी थे। तो अब मेरे सामने जैसे समस्या एक बनी, चरित्र के ऊपर बात कर रहा हूँ वो इसलिए ये बता रहा हूँ कि समस्या ये बनी कि वो उस नाटक के हीरो हैं और अगर मैं किसी क्रूप को हीरो बना ओरिजिनलिटी के हिसाब से तो वो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो सब के बावजूद सिर्फ मैंने इतना सा बदलाव किया कि एक हैंडसम लड़का मेरे ग्रुप का है उसको ही मैंने वो कैरेक्टर कराया। तो कई बार चूंकि आप परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर हैं, लोगों को अच्छा क्या लगेगा जी ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें तो जहाँ तक अजीजुन, जब वापस अजीजुन पे आऊँ कि चूंकि अजीजुन खुद बहुत खूबसूरत थे इसलिए कोई बड़ी समस्या कैरेक्टराइजेशन में नहीं थी। खूबसूरत लड़की को मैंने खास अच्छा, मतलब कि पावरफुल करेक्टर लेखिका ने भी बनाया है, आपने उसको और उभारने की कोशिश की है? नेचुरल है वो। जी, मतलब उसको सशक्तिकृत नारी के रूप में ही दिखाया आपने। वो मतलब कि दूसरों को भी रास्ता दिखाने का प्रयास कर रही है। वो है ना, इसमें कहीं एक शायद किसी दर्शक की वो आपको मैंने जो दिया है ना जी उसमें देखना उसकी प्रतिक्रिया है कि अलग है, बोले ये इतिहास नहीं है, नारी सशक्तिकरण की बात भी करता है, ऐसी कुछ उसने बोला है। सर, और पात्रों के बारे में बताइए जो मुख्य किरदार हैं इसमें, उनको कैसे आपने लिया है? या अजीजुन के प्रेमी हो गए या कोई महत्वपूर्ण सिपाही या वो प्रेमी है, उसके बाद थोड़ी छोटे छोटे से इनने ये मतलब देखिए टाइटल के हिसाब से बड़ा खूबसूरती की बात से लिखा है इसको। जैसे अजीमुल्ला है, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े मतलब सिपाहियों में से एक थे, नाना साहब के साथियों में से। लेकिन इनने सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेमी के अलावा बाकी बहुत छोटे छोटे से एंट्री दी हैं सबको। जी जैसे अब वो एक बहुत मतलब ये चलन के अंदर है बात थी, लेकिन वो इस नाटक का हिस्सा नहीं है कि नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला और अजीजुन, जी इनकी एक मीटिंग होती है। तो वो मीटिंग ताला नदी के अंदर एक नाव में मीटिंग रखी, जी जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में मिलता है। जी इस तरह की चीज़ में नहीं लिखी वो, तो इनने क्या किया है उसी कैरेक्टर को, उसके आसपास की घटनाओं को ज़्यादा लिया है, जी जो मतलब अजीजुन की। इसलिए दूसरे कैरेक्टर बहुत हैं, जैसे मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा कैरेक्टर मतलब उनके प्रेमी के बाद जिसको मार देती है वो लोग, मतलब शूट ही कर देते हैं उसको। तो और उसके बाद जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनको बहुत स्पेस उतना नहीं है जी कि हम आने से लेकिन हाँ इनमें एक चीज़ ज़रूर है कि इनके साथ 3 या 4 और तवाइफें हैं जो बराबरी से इनका साथ देती हैं। तो चूँकि आपने खुद ही जिक्र किया नारी सशक्तिकरण का, तो शायद कहीं ना कहीं लेखिका का उद्देश्य भी वही है कि हम इतिहास जब पढ़ने जाते हैं तो चंद नाम, खास तौर से हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल, 2 नाम हमें दिखाई देते हैं महिलाओं के, जिन्हें हम स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रिम पंक्ति का जी वो कह सकते हैं।
लेकिन इस तरह के कैरेक्टर भी चूँकि बिखरे पड़े हैं और लेखिका ने शायद उस चीज़ को ही उभारने की, इतिहास के उस पहलू को कि महिलाओं की भी भूमिका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में वो पुरुषों से कम कहीं नहीं। जी। अच्छा सर, चरित्रों का संवाद आपने कैसे रखा है, किस तरीके से, वो किस तरीके से कैरेक्टर्स को उभारते हैं, या आपके हिसाब से क्या? हाँ, संवाद। जी। देखिए, किसी भी नाटक का जो उसकी पृष्ठभूमि होती है, खासतौर से ऐतिहासिक या माइथोलॉजिकल जब हम करते हैं, जी। तो थोड़ा सा भाषा और वहाँ के एसेंट के ऊपर जी। काम करना होता है। और इनने उसमें उर्दू का सीधा सीधा इस्तेमाल किया है। हमने कुछ कैरेक्टर्स में अवधी भाषा आपने अलग किया है, और थोड़ा सा मतलब अलग, मतलब वो एक एसेंस मिले लोगों को, इतना एसेंट मिले जी, कि चूँकि कानपुर और लखनऊ के आसपास की कहानी है, जी, तो कुछ शब्दों का उस तरह से इस्तेमाल कि आदमी को लगे कि हाँ यूपी के लोग, जी। इतना चेंज है उसमें। सर, इनके जो संवाद है वो बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, कॉस्ट्यूम्स जो पहने हैं, या जो चीज़ें रियलिस्टिक, उससे कैसे मैच कर रहे हैं, या कैसे आपको क्या लगता है? मैच तो करेंगे ही, इतना जो जिसे रिहर्सल या पूर्वाभ्यास हम कहते हैं इसीलिए होता है। जैसे सीजन का कैरेक्टर है जी, जब ये अपने कोठे के ऊपर है जी, तो बहुत ही नाजुक एक लड़की है, और जब ये तलवार लेके निकल जाती है तो दूसरा ही रूप नज़र आता है। लगता ही नहीं है कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले डांस कर रही थी, वो जी। पूरा अपना सिपाही के उसमें रहती है। सर, संगीत के बारे में आप क्या बात करेंगे? इस नाटक में संगीत किस तरीके का है? हिंदी नहीं, इसको अगर संगीत को हम ये कहें कि सेमी क्लासिकल सेमी क्लासिकल है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल का इसको प्रयोग। प्योर हम जो थिएटरिकल नहीं कह सकते, अच्छा। सेमी क्लासिकल, प्योर थिएट्रिकल नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें नृत्य शामिल है और एक और क्या सर? और चूँकि बैकग्राउंड ये है, मतलब इन लोगों का ये तो क्लासिकल शिक्षा ली हुई लेडी है अजीजुन निसा, जिसने बचपन में कथक की बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, तो इसलिए इनके लिए सेमी क्लासिकल की ज़रूरत थी। सर, क्या इमोशंस के अनुसार भी संगीत प्रयोग किया आपने? जैसे दुख के लिए अलग संगीत, या वो बैकग्राउंड म्यूजिक वो तो होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग है? हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग आपने किया है। जी। सर, कहाँ कहाँ कुछ याद है आपको सर? हाँ, कहाँ कहाँ किए हैं, कुछ अंदाजा? अभी इसके शो तो ऐसी ऐसी जगहों पे हुए हैं जहाँ पे उर्दू एक तरह से नहीं भी जानते लोग। जी, सबसे जो मतलब हमारा अच्छा तजुर्बा जिसे कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश का ट्रैवल एरिया है झाबुआ। जी, तो झाबुआ में इसका शो हुआ और मुझे मतलब सरकारी का आयोजन में था, मैं मना कर रहा था आयोजन को, कलेक्टर को, यहाँ से संचालक सुराजोन को, झाबुआ जैसी जगह में कोई एक और प्ले है बीजतानी का रंगले बसंती, उस तरह का प्ले लिया नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस तरह के काम भी होते हैं सब वहाँ पे। मतलब जो आदिवासी बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी, मतलब इतना कि जो हाल में जगह नहीं थी, खिड़कियों में से झाँके ऊपर कहीं भी बैठे हैं और बिल्कुल जिससे हम ये कहें ना कि बिना पलक झपका है, जितना 1.5 घंटे 2 घंटे का नाटक है, पूरे टाइम हम लोगों ने रीवा, मतलब मैं आपको वो नाम गिनवा रहा हूँ जो क्या नाम से ऐसे कि जहाँ पे उर्दू या इस तरह के कल्चर का कोई लेना देना नहीं। उदयपुर तो खैर बड़ी जगह है, उदयपुर में मशहूर है इसका। अच्छा सर, प्रकाश परिकल्पना, प्रकाश का प्रयोग आपने कैसे किया नाटकों में? देखिए, प्रकाश
क्योंकि हम लोगों का तो थोड़ा सा मतलब 15 साल पुरानी बात है, भारत भवन में जैसे करते हैं तो वहाँ पे प्रकाश पूरी तरह से हमें सारे इक्विपमेंट्स और सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो मन चाहे ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो वो सीन के हिसाब से, दृश्य के हिसाब से, जो भी आप मतलब जैसे कह लो कि दृश्य के मूड और समय दोनों के हिसाब से। लेकिन कई बार हमें जैसे अब झाबुआ जैसी जगह है, यहाँ से हम बहुत लाइट लेके भी चले जाएं किराए की, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी जो इस्तेमाल हुआ है लाइट का वो यही कि मूड और समय के हिसाब से जी, प्रकाश का इस्तेमाल। मतलब किस जगह पे प्ले हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हाँ, करना वो पड़ता थोड़ा है। सा वैसा भी करना पड़ता है। जी सर, आप कैसे इस प्ले को कैसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आप कैसे व्याख्या करेंगे, आपके हिसाब से क्या है प्ले है, क्या दिखाने की कोशिश की है लेखिका ने, उसमें सफल हुई है कि नहीं आप? ये मैंने बीच में भी ये बात कर दी कि इसको मैंने बड़े खूबसूरत इस आलेख है इतिहास के एक पक्ष को कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, जो हम पहले कह चुका हूँ एक्चुअल वही है, तो उसको उभारने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही रोचक अंदाज से। जो उनका शमसुद्दीन उनका प्रेमी है, और वो है तो अंग्रेज़ों के यहाँ सिपाही, अंग्रेज़ों के यहाँ का है वो, लेकिन वही जो मंगल पांडे ने जिसकी शुरुआत की, वो उसी लाइन का आदमी कि वहाँ है लेकिन नहीं पूरी तरह से समर्पित देश के लिए, और नाना साहब ये क्रांतिकारियों थे, तो वो अंग्रेज़ों की सूचनाएं जो भी थे शमसुद्दीन उनके पास पहुँचाता था। तो वो मतलब कभी अंग्रेज़ों के सीन पहुँच जाना, कभी प्रेमी से बात करना, तो वो जो ताना बाना लेखिका ने बुना है वो नाटक को कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता है, बल्कि एक रोचक आलेख बनता है, और अपना संदेश देने में भी जो अपना उनका मोटिव रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, एक तो महिला और वो भी तवाइफ, ये मतलब सोच से आगे की चीज़ है जो आम इतिहास में आपको पढ़ने को नहीं मिलती है, वो इनमें। सही बात है, कैसे संभव है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि तवाइफों की भूमिका होगी। अच्छा सर, आपके अनुसार आपने अलग इसमें क्या क्या चीज़ें की हैं, लेखिका से अलग कौन कौन कितने चीज़ें उसमें? सबसे बड़ा तो मेरा म्यूजिक का ही बताया था आपको, नया म्यूजिक का प्रयोग आप बिल्कुल जी, म्यूजिक का प्रयोग आपने अलग से किया, अलग है। और सर दूसरा जो बाकी तो मतलब मैं नहीं कह सकता कि बहुत दावे नहीं करता कि बहुत कुछ अलग किया, उस हिसाब से चरित्रों में कुछ अलग किया हो आपने? चरित्रों में कुछ भी, मैंने कहा कि मैं उन्हीं चरित्रों को सिर्फ क्योंकि देखिए फिल्म हो या नाटक हो जी, निर्देशक का आधा काम सिर्फ अगर वो सही ढंग से कास्टिंग करता है जी, किस कलाकार से जो हमारे पास उपलब्ध है क्या रोल कराना चाहिए, आधा काम पूरा हो जाता है जी। तो चरित्र निर्माण की जहाँ तक बात है ना, वो आपकी कास्टिंग से शुरू हो जाती है जी। और मेरी कास्टिंग मतलब ये अजीज़ुन ही नहीं, मैं तुगलक भी करता हूँ, तुगलक मेरा 2000 से चल रहा है जी, 20 साल होने को आगे है, 20 साल से तुगलक चल रहा है। कई लोगों ने किया, बंद होते हैं, एक दो छू करके छूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा शो तो नहीं होते मेरे, लेकिन साल में एक आध कहीं ना कहीं तुगलक का शो हो जाता है। तो आपकी ख़ास चीज़ होती है निर्देशक के लिए कि कास्टिंग, जी, तो कास्टिंग अगर सही है तो इस प्ले में जैसे अजीज़ुन आपने फ़ोटो भी देखा होगा लड़की का, मैंने का ख़ास तौर से वो दिया है, या वीडियो में बाकी लड़कियों को भी आप देख रहे हैं, तो वो उस वक्त की लगती हैं कि हाँ ये होता है। तो मैंने वही कोशिश की है कि मेन चीज़ के पीरियड मेंटेन कर पाऊँ। जी सर। अच्छा सर, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बताइए, इस नाटक से आपको लगता है कि महिला निर्देशिकाएं जैसे आई हैं तो उनके आने से किस तरीके से रंगमंच का विकास हुआ? आपको लगता है इस नाटक के माध्यम से हिंदी रंगमंच के विकास में कुछ योगदान हुआ है? जैसा आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि पहले तो सिर्फ पुरुषवादी दृष्टिकोण। रंगमंच
उसका टोटल विकास तो नहीं कह सकता, एक हाँ दृष्टिकोण। उस दिशा में एक योगदान तो है। अच्छा। अगर आलेख आया है अच्छा, महिला का लिखा हुआ है, और जैसे आप बात कर रहे थे बिल्कुल शुरू में, जो मनु भंडारी हैं उनका मतलब महाभोज उनका जैसे नाटक है, बहुत मतलब सारी धूम मची हुई उस नाटक की हमेशा। थैंक यू सर। जी सर। तो महिलाओं ने जब लिखना शुरू किया है या जब भी आलेख आए हैं, उनका एक दृष्टिकोण जो भी आया, उनका योगदान डेफिनेटली रहा है। क्योंकि सर देखिए, जैसे कि पहले जैसे आधुनिक पीरियड था, आधुनिक पीरियड से जैसे समाज में नया बदलाव आया, कुछ न कुछ विचारों में परिवर्तन तो ऐसा ही होता है। तो जहाँ से परिवर्तन होता है, लोगों की दृष्टि बदलती है, तो वहाँ से विकास होना शुरू होता है। उनका नज़रिया जेंडर के प्रति बदलता है और औरतों के प्रति बदलता है, थोड़ा चीज़ों को व्यापक नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। तो उस दिशा में आपको कैसा लगता है ये नाटक का आलेख और मंचन किस तरीके से बदलाव लाने में सक्षम है, और आपको क्या लगता है, आपका अपना व्यक्तिगत नज़रिया क्या है? नहीं देखिए, इसको अकेले एक नाटक की बात नहीं करूँ, फिर मतलब लेखिका की ही बात करें ना, जी फिर त्रिपुरारी शर्मा जिनका ये नाटक है, जी अकेला यही नाटक नहीं लिखा हमने, जी जी जी। और भी नाटक तो आप लिखे, संपूर्ण रूप से बता सकते है हैं ना, वो जी जी। लगातार नाटक लिखती रही। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रोफेसर थे, जी तो उस हिसाब से इनका तो, और उसके अलावा निर्देशिका, बहुत अच्छी निर्देशिका, उन्होंने नाटक निर्देशित भी किए। तो ओवरऑल त्रिपुरारी शर्मा का योगदान भारतीय नाट्य जगत में मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और ये नाटक भी उसका एक मतलब हिस्सा कह सकते हैं। मतलब रंगमंच के विकास में एक योगदान की कड़ी के रूप में। तो मतलब आप ये मान रहे हैं सर कि जो स्त्री लेखिकाएं और निर्देशिकाएं जो आ रही हैं, वो पुरुषवादी दृष्टिकोण से थोड़ा अलग नया चीज़ दे रही हैं, ताकि हमारा नज़रिया भी बदल रहा और कुछ। निश्चित रूप से जी। मतलब महिला है, नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा, पुरुष उसका अलग होगा, काम करने का नहीं, किसी का एक सा भी हो सकता है, किसी का अलग भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सर देखिए, पहले मंचन सिर्फ पुरुषवादी। तो जी सर, लास्ट सवाल सर, आप जी। पीते रहिए कि सिर्फ पुरुषवादी नज़रिए से पहले रंगमंच का विकास हो रहा था, अब स्त्री निर्देशिकाएं आ गई तो एक और नज़रिया आ गया, तो ये भी एक विकास का पैमाना हो सकता है ना? अगर इस तरह की बात करें, पुरुषवादी नहीं, वो शायद एक मजबूरी का दौर रहा होगा। समझ गया मैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया। हाँ। तो उस वक्त में महिलाएं रंगमंच पे आती नहीं थी, और महिला पात्र की भूमिका भी पुरुष निभाया करते थे। ये हमारी रामलीला में आपने देखा होगा, अगर बचपन में देखते रहे हों। आज भी वो परंपरा रामलीला में है। सीता जी का रोल आज भी कोई खूबसूरत लड़का ही करता है। तो ये, और ये हिंदी रंगमंच की एक बदकिस्मती रही कि आज भी व्यवसायिक के तौर से मैं कहता हूँ कि हिंदी दर्शकों ने अपने घर के दरवाजे रंगमंच के लिए खोले नहीं। किसी घर का बच्चा अगर नाटक करता है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से अभी भी नहीं लिया जाता, ये पूछा जाता और क्या करता है ना। तो लेकिन धीरे धीरे इतना परिवर्तन तो आया कि महिला आज पूरी दमखम के साथ मंच पर आती हैं, लिखती भी हैं और निर्देशित भी करती हैं। तो दृष्टिकोण में निश्चित रूप से बदलाव आया है, समाज के दृष्टिकोण में भी आया है, और हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू।